हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी काफ़ी होंगे। फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट के सेकंड लेक्चर में, जिसमें हम लोग नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी एंड इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को डिस्कस करेंगे, इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी और यूपी के पर्सपेक्टिव से भी। फ्रेंड, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने को जा रहा है एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी सब्जेक्ट से रिलेटेड। इस वीडियो से सिर्फ आपको 4-5 मिनिमम क्वेश्चंस मिल सकते हैं एनी एग्जाम्स, इंक्लूडिंग फ्रॉम यूपीएससी टू एनी क्लरिकल एग्ज़ाम, और ये वन दरोगा जैसे एग्ज़ाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। फ्रेंड, फॉरेस्ट पॉलिसीज़ की जब हम लोग बात इंडिया में करते हैं तो फ्रेंड उनका हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फॉरेस्ट पॉलिसी का एम, फॉरेस्ट पॉलिसी का कैसे फॉरेस्ट सेक्टर का ऑर्गेनाइजेशन हुआ इंडिया में, फिर 1952 की जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी थी इंडिपेंडेंस के बाद, उसका फेलियर क्यों हुआ, फिर नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 जो अभी भी चल रही है, उसके बाद कोई नई फॉरेस्ट पॉलिसी नहीं आई, तो ये कैसे कैसे सब कुछ चलता रहा। तो फ्रेंड, पहले तो हम लोग इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेंगे। फ्रेंड, ब्रिटिश पहले ऐसे थे जिन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया था नेचुरल वेल्थ ऑफ इंडिया को, और टिम्बर ट्रेड उनका हाईली ल्यूक्रेटिव ट्रेड होता था उस वक्त में। तो एक्चुअली क्या था फ्रेंड, पॉलिसीज़ जो होती हैं वो गाइडलाइंस होती हैं गवर्नमेंट के लिए और पीपल के लिए, जिससे कि बहुत सारे इम्पोर्टेंट डिसीजंस लिए जा सकें। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं कि फॉरेस्ट जो है एक वाइटल पार्ट है किसी भी नेशन का, कमर्शियल वैल्यू के तौर पे भी, क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी ये गारंटी करता है। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, बहुत ही इम्परेटिव मान ली जाती हैं, और ये ब्रिटिशर्स के टाइम में इन चीज़ों पे बड़ा फोकस किया गया। तब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इंडिया की एक फॉरेस्ट पॉलिसी होनी चाहिए। तो ब्रिटिश पहले थे जिन्होंने, जैसा कि हमने आपको बताया कि पहले थे जिन्होंने ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया नेचुरल वेल्थ ऑफ इंडिया को, और जिन्होंने पॉलिसी बनाना स्टार्ट किया 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ समझ लीजिए कि 1864 के अराउंड आप ये समझ सकते हैं। तो पहला कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो है अपॉइंट किया गया कि भैया, पहले तो सिर्फ इन्होंने कहा कि शुरुआत कैसे हुई, डायरेक्ट पॉलिसी नहीं बनाने लगे। 1850 में इन्होंने कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रखा, जो कि कहाँ था, बॉम्बे में था, और पहला फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेटअप किया गया 1864 में। ठीक है फ्रेंड, तो उसके बाद अब देखिए उसके अब इस पे भी क्या रहा कि बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा इनका काम नहीं हो पाया। तो उसके बाद क्या है, फॉरेस्ट एक्ट जल्दी से जल्दी 1865 में ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई, और उनका पर्पस क्या था, इनकम को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करना, और ये सबसे ख़राब बोला जाता है कि लोकल पीपल के अगेंस्ट एक तरह से ये था, जिसने क्या किया, फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया रिजर्व फॉरेस्ट और अनरिजर्व फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट एक्ट 1865, ये पूछा जा सकता है कि सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट और अनरिजर्व फॉरेस्ट में किसने क्लासिफाई किया, तो फॉरेस्ट एक्ट 1865 आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। और अनरिजर्व फॉरेस्ट वो होते हैं जो अनसर्वेड होते हैं। फॉरेस्ट एक्ट 1878 आया, जो कि विलेज फॉरेस्ट इसमें ख़त्म कर दिए गए, एकदम बंद कर दिए गए। अब राइट्स जो थे वो पेड प्रिविलेजेस बना दिए गए। अब आपके अधिकार नहीं रह गए, अब आपको वो चाहिए, उनसे कुछ बेनिफिट्स लेना है या उनको यूटिलाइज करना है, तो आपको पे करना पड़ेगा। सोचिए कितनी क्रूएलिटी पे उतर आई थी 1878 में ही। तो फॉरेस्ट एक्ट 1878 में क्या हुआ, विलेज फॉरेस्ट नाम की चीज़ को ख़त्म किया गया, राइट्स को अब राइट्स ना मान के पेड प्रिविलेजेस बना दिया गया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि पहली फॉरेस्ट पॉलिसी जो है 1894 में थी। जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, फॉरेस्ट एक्ट तो 1865 में ले आए थे पहला,
फॉरेस्ट कंजर्वेटर आपका 1850 में अपॉइंट किया गया था, लेकिन जो पहली फॉरेस्ट पॉलिसी थी वो 1894 में बनाई गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिसने क्या किया था, एग्रीकल्चर से ऊपर रखा था, सॉरी, फॉरेस्ट से ऊपर एग्रीकल्चर को रखा था, मतलब प्रायोरिटी एग्रीकल्चर को। तब भी देखिए फॉरेस्ट प्रायोरिटी नहीं थी, पॉलिसी भले बना दी गई 1894 में, लेकिन प्रायोरिटी स्टिल नहीं थी। अब देखिए उसके बाद क्या है, जिसको कॉलोनियल लीगेसी भी बोलते हैं, वो है फॉरेस्ट एक्ट 1927। ये सबसे ये ज़्यादा स्ट्रिंजेंट माना जाता है, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि इसमें कुछ ख़ास बेनिफिट हो नहीं रहा है 1894। तो इसने क्या किया, कैटेगराइज किया रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। इन तीन कैटेगरी, रिजर्व, प्रोटेक्टेड, विलेज, आरपीवी, आरपीवी, ठीक है फ्रेंड। आरपीवी में किसने कैटेगराइज किया, फॉरेस्ट एक्ट 1920। तो ये इसीलिए बस इंपॉर्टेंट हो सकता है कि किसने तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया फॉरेस्ट को, तो फॉरेस्ट एक्ट 1927, ठीक है फ्रेंड। अब बिना देर किए हम लोग जल्दी से आगे चलते हैं। ये तो बात थी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। अब देखिए फ्रेंड्स, पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा, अब हम ये देखेंगे कि अब इंडिपेंडेंस आ गई। 1927 के बाद इंडिपेंडेंस तक कोई नया फॉरेस्ट पॉलिसी नहीं आई। पहली आई 1894 में, सेकेंड ब्रिटिशर्स लेके आए 1927 में। उसके बाद देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में ज़्यादा फॉरेस्ट पॉलिसी क्यों लाई गई। उस टाइम भी फॉरेस्ट कहीं ना कहीं प्रायोरिटी में नहीं थे, दबे हुए थे। फॉरेस्ट इंपॉर्टेंस डैम्स और रिजर्वायर प्रोजेक्ट्स को दिए जाते थे। प्रायोरिटी एरिया एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री हुआ करती थी पोस्ट इंडिपेंडेंस में। तो जो सेंट्रल फॉरेस्ट्री बोर्ड था वो 1950 में सेटअप किया गया। कब सेटअप किया गया, 1950 में सेंट्रल फॉरेस्ट्री बोर्ड। उसके बाद जो है नेशनल पॉलिसी ऑन फॉरेस्ट 1952 में आई। पहले सेंट्रल फॉरेस्ट्री बोर्ड सेटअप किया गया 1950 में, क्योंकि उस टाइम तक भी फॉरेस्ट पॉलिसी या फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती। इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, इन पे ज़्यादा फोकस था। आप नेहरूवियन एरा में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो 1952 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी लाई गई। तो ये पहली राष्ट्र की फॉरेस्ट पॉलिसी बोली जा सकती है, क्योंकि आज़ादी के बाद आई 1950, जिसने ये टारगेट रखा कि 33% टोटल लैंड एरिया जो है फॉरेस्ट के द्वारा कवर्ड किया जाएगा। ठीक है, जो 33% वाला क्राइटेरिया है ये तभी 1952 की पॉलिसी में ले लिया गया था। अब देखिए नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 जो है, यही पॉलिसी आगे जाके 1988 की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी, वो यही 1952 वाले को रिप्लेस कर देती। जैसा कि आप सभी को पता है, उतना ज़्यादा एम्फेसिस नहीं था, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे ज़्यादा फोकस था गवर्नमेंट का, तो उतनी इफेक्टिव ना साबित होने की वजह से इसको चेंज करना पड़ा। अब जो 88 वाली थी उसने एम्फेसिस किया कंजर्वेशन पे। देखिए कंजर्वेशन पे तो एम्फेसाइज 88 से किया गया, 52 से नहीं किया गया। एग्जिस्टिंग फॉरेस्ट के लिए कैसे, रीफॉरेस्टेशन और सॉइल कंजर्वेशन के थ्रू। ठीक है फ्रेंड। अब एम क्या थे, एम तो बहुत ज़रूरी है भाई, फॉरेस्ट पॉलिसी तो बना दी 1988 में। एम क्या थे भाई साहब, एम ये थे, प्रिंसिपल उसका मुख्य एम फॉरेस्ट, किसी भी फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का ये था कि एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना और इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना। अब इकोलॉजिकल बैलेंस कैसे मेंटेन होगा, आप समझ रहे हैं इकोलॉजिकल बैलेंस भाई, एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम के साथ साथ, मतलब एटमॉस्फेरिक इक्विलिब्रियम के साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस, मतलब बेनिफिट्स भी लिए जा सकें और हार्म भी ना पहुंचे फॉरेस्ट को। समझ रहे हैं, पीपल के लिए बेनिफिट्स भी लिए जा सके लेकिन हार्म भी ना पहुंचे, तो ये इस तरह इकोलॉजिकल बैलेंस। एटमॉस्फेयर वाइटल फॉर सस्टेनेंस ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म्स, ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स। डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स को जो है प्रिंसिपल एम से नीचे रखा गया। पहले क्या था, डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही ऊपर थे,
जैसा कि आप 1952 तक देखते हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ऊपर ही थी। फॉरेस्ट पॉलिसी मतलब फॉरेस्ट का कंजर्वेशन रिस्टोरेशन पे फोकस इतना ज़्यादा नहीं था उनका। तो ये अब इनको जनरलाइज फॉर्म में हम इस तरह से देख सकते हैं कि 3 चीज़ें हैं दोस्तों। एक तो ये है कि भाई इलीगली आप पेड़ वेड़ ना काटिए गिराइए, एनक्रोचमेंट ना करिए, फॉरेस्ट एरिया में घुसते चले जा रहे हैं, वहाँ पे बिल्कुल सब खत्म करते चले आ रहे हैं, जंगल काटते जा रहे हैं। फॉरेस्ट फायर से बचाइए, ग्रेजिंग से बचाइए, जो फॉरेस्ट को इंसेक्ट फंगस और डिजीज से जो डैमेज होता है उसको कम करना है और रीस्टोर करना है उन एरिया को जो इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द रीजन के लिए जो पेड़ ज़रूरी हैं। रीस्टोर जैसे कुछ पेड़ ज़रूरी हैं लेकिन उनकी संख्या कम हो गई है कुछ वजह से, मतलब कोई डिजीज़ है, कोई कुछ इश्यूज की वजह से, तो उनको रीस्टोर करना। ठीक है फ्रेंड, देखिए अब फॉरेस्ट सेक्टर, तीसरी बात हम लोग ये करेंगे, वो तो एम की बात हो गई। अब हम लोग तीसरी बात करेंगे कि जो फॉरेस्ट सेक्टर है इंडिया में, ये किस तरह से इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ, किस तरह से गठन हुआ। पहली बात तो आप ये जान लीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे ओन करती है। किसी भी तरह का पीड़न, किसी भी तरह की तकलीफ, किसी भी तरह का नुकसान फॉरेस्ट को, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ही एजेंसी। हर स्टेट में आपको ध्यान देना होगा कि फॉरेस्ट्री सेक्टर जो हेड किया जाता है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी होंगी हर स्टेट में। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट, जो कि अब क्लाइमेट चेंज भी हो गई, MOEFCC कह सकते हैं या MOEF कह दें, ये की एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसी है प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन के लिए, एनवायरमेंटल एंड फॉरेस्ट्री प्रोग्राम के लिए। अब जैसे कि रिसर्च करना है, कंजर्वेशन करना है, कंसल्टेंसी करना है, एजुकेशन है, डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट, ये सारे काम यही देखेंगे भाई। और ये नहीं देखेंगे तो और कौन मिनिस्ट्री देख सकती है? जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बनाई। अब बात ये आती है कि भैया 1988 वाली फॉरेस्ट पॉलिसी लाने की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि 1952 की फॉरेस्ट पॉलिसी फेल हो गई। और वो फेल क्यों हुई, उसके कुछ छोटे से इंपॉर्टेंट रीज़न हम लोग देख लेंगे, ज़्यादा तो नहीं देखेंगे। क्योंकि देखिए रीज़न सबसे बड़ा, आप अगर आपसे कहा जाए रीज़न बताइए, तो जाहिर सी बात है कुछ तो आपका नॉर्मल लॉजिक भी कहेगा कि यार कोई सीरियस एफर्ट नहीं किए गए होंगे प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट के, और कमर्शियल आउटलुक जो है वो डोमिनेट किया होगा, इंडस्ट्रियल डिमांड्स जो हैं वो पूरी की गई होंगी, लेकिन नेचुरल रीजनरेशन और कंपनसेटर रिफॉरेस्टेशन नहीं हुआ होगा। तो बात समझ रहे हैं, यह भारी भरकम वर्ड लिखेंगे तो आपका बहुत इफेक्टिव, मेंस वाले UPPCS और UPSC ध्यान दें, इस तरह के वर्ड लिखने से बड़े इफेक्टिव होते हैं आपके आंसर, और आधा 1 नंबर ज़्यादा ही मिलता है औरों से। तो इस तरह से अब देखिए इनडिस्क्रिमिनेटली फॉरेस्ट का यूज किया होगा, पॉलिटिकल डोमिनेंस रहा होगा, भाई पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो गई, वो अपने सिर्फ बेनिफिट्स देख रहे हैं कि हमें इलेक्शन जीतना है, और फिर उससे ओवरऑल नेशनल हेरिटेज का लॉस हो रहा है। एक तरह से फॉरेस्ट हमारी नेशनल हेरिटेज ही, और शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फोकस किए गए होंगे, प्रायोरिटी एरिया में थे। तो ये सब चीज़ें इस पॉलिसी को फेलियर बनाती हैं। देखिए यही सब लिखा हुआ है, इनएडिक्वेट था रिड्यूस करने फॉरेस्ट डिप्लीशन। उस टाइम तो ये स्टेट सब्जेक्ट होता था ना, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ये कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दोनों का क्षेत्राधिकार हो गया, दोनों कानून बना सकते हैं। कोई सीरियस एफर्ट नहीं किया होगा प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, जैसा हमने बताया कमर्शियल आउटलुक, खूब ज़्यादा कमर्शियली तौर पे फॉरेस्ट को मतलब एक तरह से एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इंडस्ट्रियल डिमांड्स खूब ली जा रही थी, पूरी की जा रही थी, और बिना नेचुरल रीजनरेशन और रिफॉरेस्टेशन, पॉलिटिक्स जो है वो बस अपने फ़ायदे के लिए देख रही थी, किस में फ़ायदा हो रहा है, ये नहीं देख रही थी कि जो हमारी नेचुरल हेरिटेज है उसको कितना नुकसान पहुंच रहा है।
और शॉर्ट टर्म बेनिफिट इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट ने रिव्यू किया, रिवाइज किया पॉलिसी के, और फिर निकल के आया 1988 की फॉरेस्ट पॉलिसी, जो कि आज के वक्त में कंटिन्यूड है। तो ये देखिए, ये आ गई आपकी। अब देखिए इस फॉरेस्ट पॉलिसी को किस तारीख को, ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है, सारे छोटे मोटे एग्जाम वाले, वन दरोगा, पीसीएस, सभी लोग ध्यान दें, अलर्ट हो जाए एकदम, क्योंकि तारीख भी पूछ ली जाती है, और ख़ासकर जिस पॉलिसी के बाद कोई पॉलिसी नहीं आई तो उसकी डेट तो इम्पोर्टेंट हो ही जाती है। यूपीएससी वाले डेट पे इतना ध्यान नहीं दे सकते, क्योंकि पार्लियामेंट में 7 दिसंबर 1988 को अप्रूव किया गया, हाउस में लाया गया था ये बिल। ठीक है, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसके साथ ही बता दें, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 तो ये तो हुई, लेकिन आपको इम्पॉर्टेंट बात ये बता दें कि 1952 में जो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई थी वो फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा बनाई गई थी। अच्छा, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री अलग से किस ईयर में बनाई गई, ये आप लोग हमें कमेंट करके अभी जल्दी से बताइए। ठीक है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है वन दरोगा वालों। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या थे? एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी, प्रिजर्वेशन, रिस्टोरेशन, इकोलॉजिकल बैलेंस के थ्रू, नेचुरल हेरिटेज को कंजर्व करना। भाई फॉरेस्ट हमारे नेचुरल हेरिटेज ही तो है। सॉइल इरोजन को रोकना, कैचमेंट एरिया जो रिवर, लेक, रिजर्वायर का उनका डेन्यूडेशन, जो उनमें दिन पर दिन गिरावट आती जा रही थी, उसको रोकना। जो राजस्थान के डेजर्ट एरियाज हैं उसमें सैंड ड्यून्स का एक्सटेंशन, उसको रोकना कोस्टल ट्रैक्स पे और कोस्टल ट्रैक्स पे। एफॉरेस्टेशन करना और सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम को, जैसे कि जितने भी डेन्यूडेड, डिग्रेडेड और अनप्रोडक्टिव लैंड हैं उन पे। देखो, जो फ्यूल वुड है, फॉडर है, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, स्मॉल टिम्बर है, रूरल और ट्राइबल पॉपुलेशन की, उसको भी मीट करना है। ऐसा नहीं है फॉरेस्ट का कंजर्वेशन है, लेकिन अब जो लोग उन पे डिपेंडेंट हैं, जो वहाँ रह रहे हैं, जो उन्हीं रिसोर्सेज पे जिनका लाइवलीहुड चल रहा है, तो उनको एकदम डिसोन नहीं कर देना है, उनकी भी मीट करनी है। बस इस तरह की सस्टेनेबली फॉरेस्ट को हार्म ना पहुँचे। ठीक है, फॉरेस्ट की जो एसेंशियल नीड्स हैं, जो नेशन की जो एसेंशियल नीड्स हैं, उनके लिए फॉरेस्ट की जो प्रोडक्टिविटी उसे बढ़ाना। मतलब ऐसा नहीं, आप इससे क्या समझ रहे हैं इस पॉइंट से? इस पॉइंट से आप ये समझ लीजिए कि खाली यही फोकस नहीं था कि सिर्फ फॉरेस्ट का कंजर्वेशन हो जाए, ह्यूमन को कोई बेनिफिट नहीं चाहिए। नहीं, नेशन, ह्यूमन पीपल को भी बेनिफिट लेना है, लेकिन उसका एक्सप्लॉयटेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो डिप्लीट करे। वो कंजर्वेशन भी हो, सस्टेनेबिलिटी भी हो। कोई फल हमने खाया तो फिर से फल निकला है, ऐसा नहीं फल खाने के लिए पेड़ ही काट दिया कि वो कभी पेड़ ही नहीं निकल पाएगा, ये नहीं होनी चाहिए। फल निकले, फल तोड़े, मतलब एक एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूँ, फल निकले, फल आपने तोड़ के खा लिए, फिर कुछ टाइम के बाद सीजन में फल निकल आए, मतलब क्या हुआ? ह्यूमन का कंजम्पशन भी हो रहा है, ह्यूमन अपने बेनिफिट्स भी ले पा रहा है, उनसे लाइवलीहुड भी एंजॉय कर पा रहा है, और नेशन में जो उसका फ़ायदा लिया जा सकता है वो भी लिया जा रहा है, लेकिन उनकी सस्टेनेबिलिटी बनी हुई है, फ्यूचर जनरेशन के लिए वो प्रिजर्व्ड है। ऐसा नहीं है कि कम होता जा रहा है फॉरेस्ट एरिया या पेड़ कम होते जा रहे हैं इस तरह से। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए फॉरेस्ट प्रोड्यूस, देखिए जो वुड का यूज़ जो ज़्यादा से ज़्यादा, पहले लकड़ियों का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था, फ्यूल वुड का, तो उसी को रिप्लेस करके लाया गया। तो ये कहा गया कि जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उनका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए इनकरेज करना चाहिए, जिससे कि हम लोग वुड को सब्स्टिट्यूट कर पाएँ, वुड का बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो। और इसको एक पीपल मूवमेंट बनाना है जिसमें विमेन का भी एंगेजमेंट होगा, विमेन भी आगे बढ़ चढ़ के ले। ये 1988 में पहली बार बात कही गई है, इससे पहले नहीं कही गई थी। अब कुछ स्ट्रेटजीज थी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, वो गवर्नमेंट के द्वारा स्ट्रेटजीज क्या बताई गई थी? भैया
एफॉरेस्टेशन करो, सोशल फॉरेस्ट्री को बढ़ावा दो, फार्म फॉरेस्ट्री समझते हैं, जहाँ फार्मिंग हो रही है वहाँ किनारे किनारे पेड़ लगा दिए, खेतों के किनारे किनारे। सोशल फॉरेस्ट्री आप इस तरह से कह सकते हैं कि जो कम्युनिटी पार्क्स होते हैं या रोड होती हैं या लेन्स होती हैं नेशनल, वहाँ किनारे किनारे लगा दिए। तो ये एक तरह से क्या हो रहा है, मतलब एक आप उस एनवायरनमेंट के साथ कंड्यूसिव होके रह रहे हैं, उस एनवायरनमेंट को क्षति नहीं पहुंच रही है आपके एग्जिस्टेंस से, ये चीज़ है। ठीक है, मैनेजमेंट इफेक्टिव होना चाहिए स्टेट फॉरेस्ट का और एफिशिएंट होना चाहिए। ट्राइबल पीपल जो उस एरिया में रह रहे हैं उनके राइट्स और प्रिविलेजेस को भी हमें ध्यान में रखना है, वो भी वायलेट नहीं होने चाहिए। कॉरपोरेट का पार्टिसिपेशन हो चाहिए, जैसे सोशल कॉरपोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR आप सुनते होंगे, 2% या इतना परसेंट उतना परसेंट। ये जो CSR होता है इसीलिए भैया ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री बड़ी बड़ी जगह फैक्ट्री लगा देते हैं, कितना फॉरेस्ट का लॉस होता है। तो कैंपा फंड आपने सुना होगा बनाया गया था, तो उसमें क्या था कि उसमें जो कंपनसेटरी है फॉरेस्ट है, यहाँ पे इतना लॉस हुआ तो कहीं और उतने पेड़ आपको उगवाने पड़ेंगे, वो सब कंपनसेटरी है फॉरेस्ट है। एंड रीजनरेशन प्रोसेस, स्पेशल केयर दी जाएगी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए। फॉरेस्ट एनक्रोचमेंट को मॉनिटर करके स्ट्रिक्टली रिड्यूस किया जाएगा, फॉरेस्ट फायर और ओवर ग्रेजिंग को भी रोका जाएगा। यही सब बेसिक है, अगर आप 10 मिनट बैठ के सोचोगे तो भी इन चीज़ों को क्या क्या प्रॉब्लम है तो आपको पता चल जाएगा कि किन किन चीज़ों पे काम। आउटसाइड द फॉरेस्ट जितना ज़्यादा हो सके रॉ मटेरियल, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ में जा रहा है वो फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में, उसको रिप्लेस किया जा सके। आउटसाइड द फॉरेस्ट से जो रॉ मटेरियल जा रहा है उसे रिप्लेस करके कहीं और से लाया जाए। ठीक है फ्रेंड, और फॉरेस्ट एक्सटेंशन प्रोग्राम्स भी चलाए गए। ठीक है फ्रेंड, जैसे कि अर्बन फॉरेस्ट्री भाई हमने कहा नहीं, जैसे पार्क्स में जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, रोड के किनारे जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी, वहाँ किनारे किनारे क्यारी बना दी, वो बना दिए, पेड़ लगा दिए, आम रोड पे चलने में दिख रहे हैं आपको, कम्युनिटी हॉल की तरफ दिख रहे हैं हर जगह। तो ये अर्बन फॉरेस्ट्री, इसको बढ़ावा देने की बात की गई। अब फॉरेस्ट्री की एजुकेशन अवेयरनेस ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए पीरियोडिक कलेक्शन और पब्लिकेशन ऑफ रिलायबल डेटा ऑन फॉरेस्ट को इम्प्रूव करने के लिए, कि भैया इन पे पीरियोडिक कलेक्शन हो, पब्लिकेशन हो रिलायबल डेटा का फॉरेस्ट पे, कि देखें पता चलता रहे, असेसमेंट होता रहे कि कुछ हमारे जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उससे कुछ बेहतर हो भी रहा है या बस हम सिर्फ समझ ही रहे हैं, ग्राउंड पे उसका कुछ बेनिफिट पहुंच भी रहा है या नहीं हो रहा है। इनएक्टमेंट होना चाहिए एप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन का, ज़रूरत पड़े तो पार्लियामेंट में एक्ट बनाइए, जैसे ट्राइबल्स के लिए 2006 में आया था, अभी आगे डिस्कस करेंगे हम लोग कि क्या क्या बेनिफिट्स ले सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब चीज़ें। फॉरेस्ट कंजर्वेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कीजिए। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट इसी के साथ हमें मिले हैं, जो जो 1988 की पॉलिसी में एम्फेसाइज किए गए, जैसे प्लेन्स पे 1/3 और हिली रीजन में 2/3 कवर किया जाएगा फॉरेस्ट एरिया से। हिली रीजन में ज़्यादा 66% से ज़्यादा 66.66% और प्लेन्स में 33.33%। ठीक है, टारगेट 33% का 1952 में पहले ही कह दिया गया था। इसमें क्या है, अब हिली एरियाज के 2/3 अलग से कहा गया। ठीक है, उसमें ओवरऑल बात कही गई थी। पॉलिसी ने जो है कस्टमरी विलेज प्रिविलेजेस नहीं होते कस्टम वगैरह को ट्राइबल, तो जो लोग वहाँ पे फॉरेस्ट में रहते हैं उनको भी रिकॉग्नाइज किया। ऐसा नहीं कि उनके क्या होते हैं कंजर्वेटिव कस्टमरी
प्रिविलेजेस होते हैं, तो उन कस्टम्स को ना बंद किया जाए, उनको चलते रहने दिया जाए। बहुत सारे कस्टमरी लॉज हैं उनके, और उनके बिलीफ सिस्टम हैं, तो वो सब कहीं ना कहीं फॉरेस्ट का कंजर्वेशन करते हैं, जो ट्राइबल्स मानते हैं। तो जो ट्राइबल पीपल वहाँ पे रहते हैं और उनको मानते हैं, फॉलो करते हैं, तो उनको राइट्स और कंसेशन दिया जाएगा, क्योंकि वो खुद से एक तरह से वो कम्युनिटी का इनिशिएटिव है। मतलब गवर्नमेंट नहीं, वो खुद कर रहे हैं अपने बिलीफ सिस्टम के थ्रू। अब एक निगेटिव एस्पेक्ट क्या था 1988 का, ये भी दो चार जान लेते हैं, दो ही थे। एक तो कोई फिक्स टारगेट नहीं रखा, और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जो होते हैं ना, जो आप वन दरोगा बनने जा रहे हैं, इनको बहुत ज़्यादा मतलब वन दरोगा ही नहीं, मतलब कोई भी फॉरेस्ट ऑफिशियल ओवरऑल 1988 पॉलिसी के मुताबिक इतनी इनकरेज नहीं किया गया कि ऑफेंडर को पनिश कर सके, सज़ा दे सके। जैसे आपने बहुत सारे इस तरह की बॉडीज सुनी होंगी, ह्यूमन राइट्स कमीशन भी तो है, वो रिकमेंड कर सकता है, सज़ा खुद नहीं दे सकता, पनिश। मतलब उसका मतलब कोई मतलब नहीं उस एग्जाम्पल का, बस ये समझाने के लिए कि इस तरह और भी बॉडीज़ हैं। तो उसी तरह से कुछ बॉडीज़ तो बनी है, टूथलेस उनको बोल दिया जाता है, वो सुपरविजन तो कर रही हैं, वो रिपोर्ट तैयार करके दे रही हैं, लेकिन हार्म होते देख के उनकी गवर्नमेंट तक इंफॉर्मेशन तो पहुंचा रही है, लेकिन खुद कुछ पनिश करने वाला उनके पास अथॉरिटी नहीं होती है। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और एक्ट्स देखेंगे जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन से संबंधित हैं। जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया। भाई ये 1980 में आया, फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए 1980 में। ये पूछ लिया जाता किस ईयर में आया था फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। FCA 1980 में आया। इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम IFPS, ये 10th 5 ईयर प्लान के दौरान इम्प्लीमेंट की गई थी, और यही 11वें 5 ईयर प्लान में भी कंटिन्यू करती रही। क्या? इंटीग्रेटेड फॉरेस्ट प्रोटेक्शन स्कीम IFPS। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बढ़िया काम किया ऐसा, जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है ना, उसकी ओनरशिप जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, टू द पीपल लिव इन एंड अराउंड फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में रह रहे हैं या फॉरेस्ट के आसपास, फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन, प्रोसेसिंग, ट्रेड एंड मार्केटिंग थ्रू अ नेशनल लेवल लेजिस्लेशन। नेशनल लेवल लेजिस्लेशन के थ्रू इनको मार्केटिंग के, ट्रेड के, प्रोसेसिंग के, कलेक्शन के पर्पस के तौर पे इनको ओनरशिप दे दी गई, जिसको नाम क्या था, वही जो हम लोग आपसे जिक्र कर रहे थे, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स री और रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, इसको आगे थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद एक स्टेप लिया गया, नेशनल फॉरेस्ट कमीशन 2003 में बनाया गया, वही रिव्यू करने के लिए कि क्या क्या हुआ, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 2006 में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे शेड्यूल्ड ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डवेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए। तो देखिए ये क्या है आपका। अब देखिए, नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गई, रिजर्व फॉरेस्ट हो गए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट हो गए, ये सब को इंक्लूड किया गया। क्या किया गया? इंक्लूड किया गया रिकॉग्निशन ऑफ राइट्स में। जैसे पूछ सकता किस किस को, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा कि नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, किस किस को इंक्लूड किया गया शेड्यूल ट्राइब वाले 2006 एक्ट में? तो सबको इंक्लूड किया गया। एक्ट क्या डिफाइन करता है कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट जो है वो नेशनल, वो एरिया होगा नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के एरिया को क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट एक्ट ने बोला है। और टाइटल राइट, ऐसे लोगों का टाइटल ओनरशिप राइट कितने तक होगा? अब मान लो एक ग्रुप ऑफ ट्राइब्स है, वो कह रहे हैं भैया इतने एकड़ पे होगा, तो नहीं, एक लिमिटेशन है, कितना भी नहीं है, 200 एकड़ नहीं हो जाए, 4 एकड़ तक टाइटल राइट होगा,
यूज राइट जो है वो फॉरेस्ट प्रोड्यूस का, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट भी होंगे, मिल के सब लोगों का अधिकार भी होगा। ठीक है, अब एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये टाइटल राइट, यूज राइट, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स लेने के लिए, तो इसके लिए प्राइमरीली रेजाइड करना चाहिए फॉरेस्ट में 3 जनरेशन से। कितनी फ्रेंड? 3 जनरेशन से। एक जनरेशन 25 साल मानी जा रही, 3 जनरेशन मतलब 75 साल, 13 दिसंबर 2005 से पहले। ये नहीं कि 13 दिसंबर 2005 के बाद आके बस गए और उसके बाद कहने लगे कि भैया हम तो इतने साल से रह रहे हैं, कुछ सालों के बाद राइट्स नहीं। 13 दिसंबर 2005, ध्यान रखिएगा, 2005 से पहले 3 जनरेशन रही हो तब आपको ये राइट्स, टाइटल राइट्स, यूज राइट, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट मिलेंगे। दूसरा, एम्पावर किया गया ग्राम सभा को कि वो एक रेजोल्यूशन पास कर सकती है जो रिकमेंड करेगी कि किसके राइट्स हैं रिसोर्सेस पे। कोई भी नहीं क्लेम कर सकता, ग्राम सभा डिसाइड करेगी। ग्राम सभा में आपको सब पता ही है कि कौन लोग मेंबर होते हैं। ठीक है, तो अब स्क्रीनिंग कमेटी, एक स्क्रीनिंग कमेटी हुई जो छटनी करेगी, जो कि सब डिवीजन, तालुका और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी। इसमें 3 गवर्नमेंट ऑफिशियल होंगे, एक तो फॉरेस्ट का ऑफिशियल होगा, एक रेवेन्यू का ऑफिशियल होगा, एक ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट होगा, और 3 इलेक्टेड मेंबर होंगे लोकल बॉडी से। कहाँ से? सेम वहीं के रहने वाले लोकल बॉडी से। ये कमेटी अपील्स भी सुनेंगी, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आता है तो। अब देखिए, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1980, अब कुछ अलग फैक्ट हम आपको बता रहे हैं। ये तो इसका हो गया जो 2006 का शेड्यूल ट्राइब वाला एक्ट है। अब देखिए कुछ अदर फैक्ट हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वो ख़त्म हो गया एक्ट, अब हम लोग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि 1981 में बनाया गया था देहरादून में, उत्तराखंड के देहरादून में। किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अच्छा, ये करता क्या है भैया? FSI, इसी को FSI बोलते हैं, प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, PISFR 1965 में स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बाइएनली। एक्चुअली जब हम लोग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 1981 की बात कर रहे हैं, जो कि उत्तराखंड के देहरादून में इस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, तो जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो 1981 से पहले कोई प्रोविजन था, ये जानना पड़ेगा। तो भैया प्री इन्वेस्टमेंट सर्वे ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज, PISFR 1965 में था। वही काम के लिए स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट को बाइएनियली 2 साल में एक बार तैयार करने के लिए। और थीमेटिक मैप्स, वो तो समझ रहे हैं कि मतलब 50,000 की डिस्टेंस एक पॉइंट मानी जाएगी, इस टाइप का स्केल वगैरह भी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ही प्रिपेयर करता है, प्रपोज करता है। अब देखिए, इससे आई, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ आई, वो तो सब खत्म हो गया दोस्त। अब फॉरेस्ट सर्वे, अब हम लोग जब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो हाल ही में 2021 में 17th इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो बाइनरी रिपोर्ट है वो रिलीज़ की गई। 2019 से 21 का डेटा उसने शो किया, जो कि रिलीज़ किया गया एनवायरनमेंट मिनिस्टर मिस्टर भूपेंद्र यादव के द्वारा, भूपेंद्र यादव जी के द्वारा 13 जनवरी 2022 को, जिसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रिपेयर किया है पहला। अब जब फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने प्रिपेयर किया 7वीं रिपोर्ट, तो क्या ये हमारे लिए जान लेना ज़रूरी नहीं होता कि पहली फॉरेस्ट सर्वे IFSR रिपोर्ट कब पब्लिश हुई थी? बिल्कुल जान लेना इंपॉर्टेंट है। 1987 में किसी भी एग्ज़ाम में ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, UPSC 2 क्लरिकल एग्ज़ाम, वंदर होगा सब में। तो चलिए बिना देर किए इस रिपोर्ट को डिटेल में हम लोग स्टडी करते हैं। आइए, अब देखिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने इसमें कंपाइल कर लिए। सिर्फ आप हमारे से IFSR इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, ISFR रिपोर्ट 2021 पूरी हमारे नोट से कंपाइल कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसकी PDF भी मैं बहुत जल्दी टेलीग्राम पे दे दूंगा। और इसी से नोट्स दोस्तों गारंटी ले रहा हूँ
पूरे हिंदुस्तान का कोई भी एग्ज़ाम हो इंडिया का और उत्तर प्रदेश का, हमारे वीडियो से बाहर क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। मैंने इस तरह से इतनी मेहनत से कंपाइल किया, आप मेरी मेहनत को देखिए। टोटल फॉरेस्ट एंड टोटल ट्री कवर, मतलब फॉरेस्ट एरिया और ट्री कवर दोनों को मिला दिया जाए, टोटल कितना एरिया है? 80,000 सॉरी 8,09,537 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि 24.62% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया। पूरे देश का जितना भी भूभाग है जोग्राफिकल एरिया, उसका 24.62% हमारा टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर है इंडिया में। एरिया जिसका 8 स्क्वायर किलोमीटर में देखेंगे तो 8 लाख, ऐसे याद रखिएगा, 8 लाख किलोमीटर में फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर है, और 8 लाख के बाद 9,537 भी है। ठीक है, इंडिया का फॉरेस्ट कवर अब केवल देखेंगे ट्री कवर को भी छोड़ के, तो वो 7 लाख, 8 लाख से एक कम गिरा, 7 लाख, मोटा मोटा देखिए 8 लाख से 7 लाख पे आ गया, 1 लाख कम, 13,789 स्क्वायर किलोमीटर। और परसेंटेज में 24.62% टोटल वाले से जो सिर्फ फॉरेस्ट वाला है इंडिया का, वो 21.72%। कितना? 21.72%, 21.72%, मतलब लगभग 3% की कमी, मतलब 2.90% आप कह सकते हैं। ठीक है, गेन कितना हुआ फॉरेस्ट कवर में 2019 के कंपैरिजन में देखा जाए तो 1540 स्क्वायर किलोमीटर। ये फॉरेस्ट कवर की बात है, ट्री कवर की बात नहीं है। 0.22% हमने फॉरेस्ट कवर को गेन कर लिया। कितनी बड़ी अचीवमेंट। इंडिया का ट्री कवर फ्रेंड कितना है? 95,748। देखिए 8 लाख, 7 लाख, 1 लाख कम हुआ तो अराउंड में, अभी अराउंड में जानिए तो मोटा मोटा देखेंगे तो आपको याद रहेगा, एग्जैक्ट फिगर तो याद हो जाएगा, पहले मोटा मोटा पता होना चाहिए इंसान को। तो 95,748, और हमने क्या बोला था कि अगर हम माइनस करते हैं टोटल वाले में से फॉरेस्ट कवर वाले को 24.62 से 21.72 को, तो हमारा जो है 2.91% ट्री कवर है। इंडिया का स्क्रब देखेंगे एरिया तो 46,539 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका एरिया बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूँगा, नहीं पूछा जाएगा। 1.42% है। इंफॉर्मेशन के लिए बता दिया है कि कुछ भी मिस ना हो। मैंग्रोव बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर पॉलिसी बनाई जा रही है, इस बार के बजट में भी अनाउंसमेंट हुआ है, तो इसलिए मैंग्रोव पे ध्यान रखना है। इसका एरिया सिर्फ 1 किलोमीटर कम है 5,000 में से, 4,999 स्क्वायर किलोमीटर है 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक। अब बढ़ गया हो तो नहीं कह सकते, लेकिन आपको कौन सा याद रखना है? 21 का, जब तक 23 की रिपोर्ट नहीं आ जाती। और परसेंटेज में देखेंगे 0.15%। ठीक है फ्रेंड, मैंग्रोव 4999 स्क्वायर किलोमीटर, 0.15%। टॉप 5 स्टेट एरिया में देखें, एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर अरुणाचल प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर उड़ीसा में, फिर महाराष्ट्र में। देखिए इतने पांचों तो याद यूपी वाले और इंडिया के हिसाब से तो नहीं, अदर स्टेट वाला, अब जैसे जो छत्तीसगढ़ का दे रहा होगा तो उसे 3, उड़ीसा का जो दे रहा होगा उसे 4, और महाराष्ट्र का जो दे रहा होगा उसे 5 याद रखना पड़ेगा। लेकिन जैसा कि अभी हम इंडिया और यूपी के हिसाब से देखें और अदर स्टेट वाले अपने अपने हिसाब से देख लें तो टॉप 2 काफ़ी है। तो पहला मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा है एरिया में, एरिया मतलब स्क्वायर किलोमीटर में, और अरुणाचल प्रदेश सेकेंड नंबर पे है एरिया में। ठीक है, अब परसेंटेज में टॉप 5 स्टेट्स देखें तो मिज़ोरम पहले नंबर पे है 84.53%, लगभग 84.5% है। अरुणाचल प्रदेश 79.33%, सेकेंड नंबर पे। यहाँ पे भी अरुणाचल की खासियत देखिए, एरिया और परसेंटेज दोनों में सेकेंड नंबर पे है फॉरेस्ट कवर में। तो अरुणाचल को ज़्यादा आपको याद नहीं करना पड़ेगा। एम दोनों में है पहले नंबर पे। एरिया में मध्य प्रदेश स्टेट बड़ा तो परसेंटेज में भी बड़ा, लेकिन मिज़ोरम कोई स्टेट छोटा हो सकता है लेकिन परसेंटेज में ज़्यादा हो सकता है, तो मिज़ोरम फर्स्ट पे, फिर मेघालय, फिर मणिपुर, फिर नागालैंड। सब बहुत करीब करीब हैं। ये मेघालय 76% है,
मणिपुर 74.34% है, नागालैंड 73.90% है। तो ये करीब है ना, तो ये सबको याद रखना है, हर स्टेट वालों को, किसी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है इनफैक्ट। तो टॉप 5% में कौन है? पहला मिजोरम, एरिया में मध्य प्रदेश, दूसरे पे दोनों एरिया और परसेंटेज दोनों में अरुणाचल प्रदेश, तीसरे पे जो है फिर नॉर्थ ईस्ट के ही हैं बाकी तीन, आगे भी एक्चुअली परसेंटेज में पांचों नॉर्थ ईस्ट के हैं टॉप 5 में। लेकिन पहला एम फॉर मिजोरम है। मी पहले, एम कहते नहीं, मी मुझे दो, सबसे पहले मुझे, तो मी, MI, मिजोरम, ठीक है। तो ये पहले हो गया। फिर अरुणाचल तो दोनों में सेकंड पे, इस तरह याद कर लीजिए। फिर मेघालय, अब आप कहेंगे यहाँ पे मी आ रहा है, भैया मेघालय, मेघालय, मेघा बादल, बादल बाद में ही आते हैं भाई, हमेशा नहीं रहते हैं। तो ये आते हैं वर्षा करके चले जाते हैं, परमानेंट नहीं है। तो मिजोरम पहले है, मेघालय तीसरे नंबर पे है, फिर मणिपुर, मेघालय के बाद मणिपुर, फिर नागालैंड। ठीक है, कुछ भी ट्रिक बना के दिमाग में सोच के कर लीजिएगा, मैंने बताने की कोशिश की। हाईएस्ट गेन फॉरेस्ट कवर में एरिया में स्क्वायर, सबसे ज़्यादा गेन कहाँ हुआ है? अरुणाचल, पहला बस याद रखिए, अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेन हुआ है। लिख मैंने पांचों दिए हैं, वो आप याद पहला रखिए। हाईएस्ट गेन फॉरेस्ट कवर में परसेंटेज में तेलंगाना में। देखो भैया, दोनों स्टेट पहले एक ही थे, अलग अलग बाद में हुए। तो एरिया में अरुणाचल बढ़ा, तो तेलंगाना का मैं तुमसे कहाँ पीछे हूँ भैया, परसेंटेज में मैं बढ़ गया। साउथ में मोटा मोटा याद रख लीजिए कि IFSR 2021 ये कहती है कि साउथ के स्टेट में वृद्धि हुई है फॉरेस्ट कवर में, और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में डिक्रीज हुआ है। बस, तो उसी का हमने आपको बता दिया। आंध्रा, ए फॉर आंध्रा, पहले एरिया, ए फॉर एरिया की बात हुई, ए फॉर आंध्रा में बड़ा परसेंटेज, पी से आता है, बाद में आता है। तेलंगाना टी से अल्फ़ाबेटिकली बाद में आता है, तो परसेंटेज में ये है। तो पहले एरिया की बात होती है स्क्वायर किलोमीटर वाले, फिर परसेंटेज की बात होती है, इसलिए पहले आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। टॉप ट्री कवर एरिया स्क्वायर में, देखिए ट्री कवर आपके महाराष्ट्र में बहुत है। दूसरा राजस्थान। अब आप ये कहेंगे इसका दूसरा भी क्यों? राजस्थान रेगिस्तान एरिया है, कोई सोच सकता है वहाँ ट्री कवर सेकंड नंबर पे इंडिया में। भैया एरिया भी तो बहुत बड़ा है, ठीक है, फर्टाइल लैंड नहीं है ज़्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एरिया इतना बड़ा है तो पेड़ ही नहीं हो सकते, पेड़ तो होते हैं ना, डेजर्ट वाले भी तो पेड़ होते हैं। तो ट्री कवर है। पांचवा, फिफ्थ है, यूपी है। तो ट्री कवर में याद रखिएगा, यूपी वाले, वन दरोगा वाले विशेष ध्यान दें, यूपी फिफ्थ पे है, ठीक है। PCS वाले, टॉप ट्री कवर परसेंटेज में देखा जाए तो भैया केरला हरा भरा, जब भी केरला की तस्वीर आती है आप हमेशा पेड़ों से देखते हैं, लेकिन एरिया बहुत कम है, तो इसलिए एरिया में नंबर 1 नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जितना एरिया उसमें ज़्यादा से ज़्यादा है, तो परसेंटेज में तो कोई चीज़ हो ही सकती है, तो केरला है एज यूजल। और गोवा भी है। बीच ईच की जब भी पिक्चर आती है तो कोकोनट ट्रीज, आपको ट्रीज बहुत दिखते हैं, तो ठीक है। केरला, गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान, यूपी पांचवें पे है एरिया वाइज, क्योंकि यूपी बड़ा भी है ना, तो परसेंटेज में तो हो नहीं सकता, लेकिन एरिया में। टॉप स्टेट स्क्रब में एरिया में आंध्र प्रदेश है, ठीक है। स्क्रब में झाड़ियाँ जो हैं वो आंध्र प्रदेश में बहुत ज़्यादा हैं। टॉप स्टेट यूटी मैंग्रोव एरिया में, अब स्टेट यूटी ये सब मिला लिया, तो वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे, भाई वही हो ही सकता है। दूसरे पे फिर गुजरात है, ये पूछा जा सकता है दूसरे पे कौन है। एक ईस्टर्न कोस्ट वाला स्टेट, दूसरा वेस्टर्न कोस्ट वाला, तीसरे नंबर पे अंडमान निकोबार, चौथे पे आंध्र प्रदेश, फिर ईस्ट कोस्ट पे आ जाए। तो पहले ईस्टर्न कोस्ट वाला वेस्ट बंगाल, फिर वेस्टर्न कोस्ट वाला गुजरात, फिर आइलैंड अंडमान निकोबार, फिर नीचे नीचे में साउथ ईस्ट कोस्ट में जाएंगे तो आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र बीच में, मतलब वेस्टर्न कोस्ट पे, ठीक है फ्रेंड। ये आपको अच्छे से हो गया। अब देखिए, अब तो आप फटाफट निकाल देंगे। देखिए, जो बॉटम स्टेट है फॉरेस्ट कवर में एरिया और परसेंटेज दोनों में, हरियाणा है। हरियाणा भाई साहब एरिया परसेंटेज दोनों में ले लो, सबसे कम फॉरेस्ट कवर है। और सबसे ज़्यादा लॉस जो फॉरेस्ट कवर में कहाँ हुआ, हमने जैसा कि आपको पहले बताया था कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में, तो अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा लॉस फॉरेस्ट कवर में परसेंटेज वाइज नागालैंड में हुआ, एरिया वाइज
अरुणाचल प्रदेश में। ए फॉर एरिया, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश में कमी हुई है। पर PN, P फॉर परसेंटेज, एंड फॉर नागालैंड PN। बॉटम स्टेट ट्री कवर में एरिया और परसेंटेज, एरिया और परसेंटेज दोनों में सबसे कम ट्री कवर कहाँ है? सिक्किम में, एकदम आखिरी में आता है। जैसे फॉरेस्ट में हरियाणा है तो ट्री में सिक्किम, छोटा सा स्टेट है ना। बॉटम स्टेट स्क्रब में गोवा, गोवा में झाड़ियाँ है ही नहीं, 0 किलोमीटर है। और मैंग्रोव में सबसे नीचे पुडुचेरी। भाई कितना जरा जरा सा 4 जगह फैला हुआ है। कौन सी 4 जगह आप बता देना कमेंट करके। लार्जेस्ट यूटी फॉरेस्ट कवर एरिया जम्मू कश्मीर। फॉरेस्ट कवर के एरिया के मामले में सबसे बड़ी यूटी बन गई तो जम्मू कश्मीर ही होगी भाई। स्मॉलेस्ट यूटी फॉरेस्ट कवर में चंडीगढ़ होगी, बहुत छोटा है चंडीगढ़ का एरिया। लार्जेस्ट यूटी फॉरेस्ट कवर में परसेंटेज में देखेंगे तो लक्षद्वीप है भाई। स्मॉलेस्ट यूटी फॉरेस्ट कवर में परसेंटेज में देखेंगे तो भाई फॉरेस्ट बहुत कम है, रेगिस्तान टाइप का है, ठंडा रेगिस्तान का लद्दाख। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया आपका। अब देखिए फॉरेस्ट कवर में यूटी में एरिया वाइज सबसे ज़्यादा गेन किसने किया है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर अब यूटी है, सबको पता है जी। उसमें फॉरेस्ट कवर जो है एरिया वाइज बहुत बड़ा है, और सबसे कम गेन जो है फॉरेस्ट कवर में वो दिल्ली में हुआ है। और सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर में गेन जो है वो चंडीगढ़ में हुआ है। क्या बात है, चंडीगढ़। और लार्जेस्ट ट्री कवर, ये पढ़ लीजिए, हर चीज़ नहीं पूछी जाएगी, कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। लार्जेस्ट ट्री कवर यूटी में जो है वो जम्मू कश्मीर। देखिए फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज, ट्री कवर एरिया वाइज यूटी में वो जम्मू एंड कश्मीर ही। ठीक है, स्मॉलेस्ट ट्री कवर यूटी में लक्षद्वीप है, क्योंकि भैया लक्षद्वीप में ट्री कम है, फॉरेस्ट है। ठीक है, अब देखिए लार्जेस्ट ट्री कवर यूटी में परसेंटेज वाइज, परसेंटेज भाई जहाँ फॉरेस्ट ज़्यादा है वहाँ ट्री कम है, चंडीगढ़। ठीक है, स्मॉलेस्ट ट्री कवर यूटी में परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लक्षद्वीप में। स्मॉलेस्ट ट्री कवर, सबसे कम ट्री कवर जो है वो लक्षद्वीप में है। ठीक है, एरिया वाइज देखिए, एरिया वाइज और परसेंटेज दोनों में। ठीक है, आपका वो ट्री कवर में लक्षद्वीप। लार्जेस्ट स्क्रब यूटी में एरिया वाइज जम्मू कश्मीर में। और लार्जेस्ट मैंग्रोव, देखिए ये याद रखना है आपको, मैंग्रोव यूटी एरिया में सबसे ज़्यादा अंडमान निकोबार में, तीसरे नंबर पे ओवरऑल है। पहले पे मैंग्रोव में कौन है? वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न कोस्ट, फिर वेस्टर्न कोस्ट गुजरात, फिर तीसरे पे अंडमान निकोबार, चौथे पे आंध्र प्रदेश, पाँचवें पे कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, मैंग्रोव का याद रखना है, ज़रूर पूछेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ओवरऑल की अब हम लोग बात करेंगे। ओवरऑल लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया में मध्य प्रदेश है। अब ओवरऑल लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज की बात करेंगे तो लक्षद्वीप है, परसेंटेज में ज़्यादातर भरा ही है फॉरेस्ट। ओवरऑल स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट कवर सबसे कम चंडीगढ़ में है एरिया वाइज। ओवरऑल स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज वाइज लद्दाख में, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपके। ओवरऑल लार्जेस्ट गेन फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा कहाँ? हमने कहा सदर्न स्टेट में, तो आंध्र प्रदेश में एरिया वाइज। फिर देखिए अब ओवरऑल लार्जेस्ट लॉस फॉरेस्ट कवर में सबसे ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट में हमने बताया अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ओवरऑल लार्जेस्ट गेन फॉरेस्ट कवर में परसेंटेज वाइज देखेंगे चंडीगढ़ में हुआ है। ओवरऑल लार्जेस्ट लॉस फॉरेस्ट कवर में परसेंटेज वाइज नागालैंड में 2% गिर गया। मतलब नॉर्थ ईस्ट की तो इस बार IFSR 2021 में कुछ अच्छा नहीं दिया नॉर्थ ईस्ट ने। ओवरऑल लार्जेस्ट ट्री कवर एरिया वाइज महाराष्ट्र में ट्री बहुत है। और ओवरऑल स्मॉलेस्ट ट्री कवर
मतलब सबसे कम ट्री कवर एरिया के हिसाब से लक्षद्वीप। भाई परसेंटेज के हिसाब से हो सकता है, एरिया के हिसाब से तो कम ही रहेगा ना, छोटी सी यूटी है। ये देखिए, ओवरऑल लार्जेस्ट ट्री कवर परसेंटेज में चंडीगढ़ में है। ओवरऑल लार्जेस्ट ट्री कवर परसेंटेज में चंडीगढ़ में है। सबसे ज़्यादा ट्री कवर परसेंटेज में चंडीगढ़ में। ओवरऑल स्मॉलेस्ट ट्री कवर परसेंटेज में लक्षद्वीप में। ओवरऑल लार्जेस्ट इस, देखिए ज़्यादातर स्मॉलेस्ट में आप लक्षद्वीप को पा रहे हैं परसेंटेज में, तो मतलब समझ लीजिए, क्योंकि वहाँ पे फॉरेस्ट कवर तो है लेकिन ट्री कवर कम है लक्षद्वीप में। ये आप नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ फॉरेस्ट कवर ज़्यादा है, वहाँ ट्री कवर कम है। ओवरऑल लार्जेस्ट, ये 3-4 बार पढ़ना पड़ेगा फ्रेंड आपको, एक बार में याद नहीं होगा। ओवरऑल लार्जेस्ट मैंग्रोव एरिया वेस्ट बंगाल में, ये तो पता ही है। ओवरऑल स्मॉलेस्ट मैंग्रोव एरिया पुडुचेरी, पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए टॉप कार्बन स्टॉक, सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक अरुणाचल प्रदेश में। बैम्बू बियरिंग एरिया मध्य प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट कवर एरिया सबसे बड़ा नागार्जुन सागर सी साइलाम आंध्र प्रदेश में है। टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट कवर परसेंटेज में पक्के अरुणाचल प्रदेश में 96.83%। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर एरिया वाइज इन टाइगर कॉरिडोर कान्हा टू नवेगांव नगजीरा टडोबा इंद्रावती टाइगर कॉरिडोर। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ टाइगर का काने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कॉरिडोर। लार्जेस्ट टाइगर कॉरिडोर कान्हा टू नवेगांव नगजीरा टडोबा इंद्रावती एमपी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र। ठीक है फ्रेंड, इसको 3-4 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें कोई ट्रिक नहीं है कि आप इसको देखते ही याद कर लें, थोड़ा सा पढ़िए। अब फ्रेंड हम लोग बात करेंगे मैंग्रोव्स की IFSR 2021 डेटा, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। 4992 स्क्वायर किलोमीटर, कोई 4999 भी बोल रहा है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, 5000 के लगभग है, इतना पता होना चाहिए। 5000 से कम है, बस इतना पता होना चाहिए, और 5000 के आसपास है तो 0.15% है। मैंग्रोव कवर बढ़ा है 17 किलोमीटर, 0.34%। हाईएस्ट मैंग्रोव कवर जो बढ़ा है वो उड़ीसा में बढ़ा है। सिर्फ गुजरात इकलौता है जहाँ पे मैंग्रोव कवर घटा है 2019 का। साउथ परगना डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल का, उस वो इकलौते में 41.74% मैंग्रोव है। मैंग्रोव की प्रेजेंस जो है कितने स्टेट में है फ्रेंड, पूछ सकता है। 9 स्टेट और 3 यूटी। सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में है, फिर गुजरात में, फिर अंडमान निकोबार आइलैंड में है, फिर आंध्र प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर उड़ीसा में है, फिर तमिलनाडु में, गोवा में, कर्नाटक, केरला, दमन एंड दीव, दादरा एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, स्मॉलेस्ट। बस इतना याद रखना है। टॉप 5 याद रख लीजिए, और लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट याद रखिए, सब नहीं याद रखना। सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया 2021 रिपोर्ट का। इंडिया में फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कौन सा है? ओपन फॉरेस्ट है, फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, फिर वेरी डेंस फॉरेस्ट है। ठीक है, वेरी डेंस फॉरेस्ट सबसे कम, ओपन फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा। फॉरेस्ट टाइप इंडिया में कितने? 5 टाइप के फॉरेस्ट हैं हमारे यहाँ। 16 सब टाइप है। चैम्पियन स्टेट 1968 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन चैम्पियन स्टेट 1968 का है। वो लार्जेस्ट फॉरेस्ट टाइप जो है इंडिया में, वो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट टाइप इंडिया में कौन सा है? ट्रॉपिकल है। पहली बात तो ट्रॉपिकल कंट्री है तो ट्रॉपिकल होगा। ड्राई है, बिल्कुल होगा। डेसिडुअस है, डेसिडुअस तो है ही है, पता है, फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल, ड्राई, डेसिडुअस फॉरेस्ट। फिर ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, फिर ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ठीक है, ड्राई डेसिडुअस, मॉइस्ट डेसिडुअस, सेमी एवरग्रीन, इस तरह याद रखिएगा। 35.46% फॉरेस्ट कवर इंडिया में जो है फॉरेस्ट फायर के लिए प्रोन है। हिल डिस्ट्रिक्ट इंडिया में जो है 140 है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हिल डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में है। ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट इंडिया में 218 है। सबसे ज़्यादा ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट MP में है। और फॉरेस्ट कवर डिक्रीज इन हिल डिस्ट्रिक्ट एंड ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट।
ये इम्पोर्टेंट नोट करने वाली चिंताजनक बात है कि हिल डिस्ट्रिक्ट और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में फॉरेस्ट कवर घटा है। मेगा सिटीज़ फॉरेस्ट कवर दिल्ली, मेगा सिटीज़ में देखेंगे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर कहाँ है, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद की बात करें तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। और फिर मुंबई है, डीएमबी, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, डीएमबी, डम। सबसे ज़्यादा गेन कहाँ हुआ है, वो हैदराबाद में हुआ है फॉरेस्ट का। टोटल कार्बन स्टॉक ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, फॉरेस्ट में जो कार्बन स्टॉक है सबसे ज़्यादा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में मैक्सिमम, फिर एबव ग्राउंड बायोमास, फिर बिलो ग्राउंड बायोमास, फिर लिटर, फिर डेडवुड। डेडवुड में सबसे कम कार्बन स्टॉक होता है, डेडवुड तो डेड ही समझिए। और सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन में सबसे ज़्यादा कार्बन स्टॉक होता है। ठीक है फ्रेंड, ये जल्दी से इरेज किया, ये आगे बढ़े। ये फ्रेंड आ गए 1582 स्क्वायर किलोमीटर डिक्लाइन किया है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट या नेचुरल फॉरेस्ट में हमारे। ठीक है फ्रेंड, हाईएस्ट किस फॉरेस्ट में हुआ है, टाइगर रिजर्व के किस फॉरेस्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है, वेस्ट बंगाल के बुक्सा में। सबसे ज़्यादा गिरावट किस टाइगर रिजर्व के फॉरेस्ट में आई है, तो तेलंगाना के कंवल टाइगर रिजर्व में। पक्के टाइगर रिजर्व जो है अरुणाचल प्रदेश में। हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर जो है इसका 97% है। हिल डिस्ट्रिक्ट इज़ अ डिस्ट्रिक्ट विद मोर देन, हिल डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ 50% ज़्यादा इसका जोग्राफिक एरिया हिल तालुकास के अंडर में आता है। ये क्राइटेरिया अडॉप्ट किया गया था नीति आयोग के द्वारा हिल एरिया के लिए और वेस्टर्न घाट डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए। टाइगर सेंसस हर 4 साल में होता है। 1 kg ऑफ CO2 जो है एक्सप्रेस की जा सकती है 0.27 kg ऑफ कार्बन, अमाउंट ऑफ कार्बन इन द CO2 में जो अमाउंट ऑफ कार्बन है वो 0.27 kg होना चाहिए। 1 kg ऑफ CO2 की बात करें अगर, तो फॉरेस्ट कवर 1 kg ऑफ CO2 में कितनी कार्बन होनी चाहिए, 0.27 kg ऑफ कार्बन, यही होता है इसका मतलब है। फॉरेस्ट कवर IFSR के मुताबिक जो है सारी पैच ऑफ लैंड विद ट्री कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10% वाइड एरिया जो है, कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा, एरिया जो है 1 हेक्टेयर से ज़्यादा। लैंड यूज़ कैसा है इससे मतलब नहीं होता है। लीगल स्टेटस कैसा है, ओनरशिप कैसी है, स्पीशीज़ ऑफ ट्रीज़ कैसी, इन सब से कोई मतलब नहीं होता। फॉरेस्ट कवर जो है ऑर्किड्स, बैम्बू, पैम, सब कुछ, फलोद्यान, बागीचा उचा सब कम इंक्लूड कर लेता है। रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जान लीजिए, RFA और फॉरेस्ट एरिया किसे बोलते हैं, वो सारे जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट एरिया के तौर पे देखे जाते हैं जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में है, चाहे वो एक्चुअली ट्रीज किसी भी लैंड पे ग्रो कर रहे हो। RFA मेनली कंप्राइज करता है रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लासिफाइड। RFA में 3 होते हैं रिजर्व, देखिए RFA में कौन है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में 3 होते हैं, रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट होते हैं, अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं। ये तीनों जो है फॉरेस्ट एक्ट 1927 के तहत नोटिफाई किए गए थे और रिस्पेक्टिव। ये इंपॉर्टेंट दूसरा फैक्ट मिला है कि 1927 ने रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट में कैटेगराइज किया था। ठीक है, RFA जो है वो इस तरह के एरिया को भी इंक्लूड करते हैं जो फॉरेस्ट के तौर पे रेवेन्यू रिकॉर्ड में रखे गए हैं और या कोई स्टेट एक्ट या लोकल लॉज में भी रखे गए हैं। RFA जो है वो ब्लैंक एरियाज़ भी हो सकते हैं जिनकी कैनोपी डेंसिटी स्नो कवर्ड एरियाज से कम है, अल्पाइन पास्चर से कम है, कोल्ड डेजर्ट्स, ग्रासलैंड एक्सेट्रा, स्नो कवर्ड एरियाज से कम होनी चाहिए। ठीक है, डेफिनीशन ऑफ फॉरेस्ट कवर IFSR में जैसे कि ब्लैंक एरिया RFA के एक्सक्लूड किए गए हैं असेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर की डेफिनीशन में अगर हम लोग देखेंगे जो ISFR में देखा गया, तो जो RFA के ब्लैंक एरिया हैं उन्हें हटा दिया गया है फॉरेस्ट कवर के असेसमेंट। दूसरे तरफ देखेंगे तो एरिया जो कि RFA के बाहर हैं और ट्री पैचेस को कंप्राइज करते हैं जिसमें 1 हेक्टेयर से ज़्यादा का एरिया है, कैनोपी डेंसिटी 10% या उससे ज़्यादा है, इस तरह के प्लांटेशन प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड
रोड, रेल और कैनाल साइड प्लांटेशन, रबर, टी, कॉफ़ी प्लांटेशन एट्सेट्रा, ये सब फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड होते हैं। वो एरिया जिसमें प्लांटेशन हो रहा है, प्राइवेट और कम्युनिटी लैंड है, रोड पे है, रेल की जगह यूज़ हो रहा है, कैनाल साइड प्लांटेशन है, रबर टी है, कॉफ़ी प्लांटेशन है, ये सब कुछ फॉरेस्ट कवर में आता है दोस्त। और आरएफए एंड फॉरेस्ट कवर ओवरलैप करते हैं, लेकिन ये को टर्मिनस नहीं है एक दूसरे से, ओवरलैप करते हैं। कुछ फॉरेस्ट कवर का एरिया रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में आएगा, कुछ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का, एक मिनट, हाँ, कुछ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर में आएगा, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, को टर्मिनस नहीं है। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं, अरे सॉरी एक मिनट, ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट कौन से होते हैं, वो एरिया जो कंस्टिट्यूट किए जाते हैं उन प्रोविजंस के अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट या किसी स्टेट फॉरेस्ट एक्ट। फुल डिग्री ऑफ प्लांटेशन, पूरा प्लांटेशन है। रिजर्व फॉरेस्ट में जो है सारी एक्टिविटीज़ प्रोहिबिटेड है। अगर किसी चीज़ की परमिशन ना दी गई हो अनटिल अनलेस, तब तक सारी एक्टिविटीज़ रिजर्व फॉरेस्ट में क्या होती हैं, प्रोहिबिटेड होती हैं। और वो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के प्रोविज़न के तहत वो एरिए होते हैं, या अदर स्टेट फॉरेस्ट एक्ट के तहत जिसमें फुल डिग्री ऑफ प्लांटेशन है। ट्री कवर जो है मेथड इन्वॉल्विंग रिमोट सेंसिंग बेस्ड स्ट्रेटिफिकेशन होता है, ऑब्जर्वेशन ऑन सैंपल प्लॉट्स लेड इन द स्ट्रेटा एज पार्ट ऑफ नेशनल फॉरेस्ट इन्वेंट्री। रिमोट सेंसिंग, ये आप समझ रहे हैं, सैंपल प्लॉट लेड इन द स्ट्रेटा। ट्री कवर में क्या क्या होते हैं, देखिए, पैचेज ऑफ ट्री लेस देन 1 हेक्टेयर, उसमें फॉरेस्ट कवर में मोर देन 1 हेक्टेयर, ट्री कवर में लेस देन 1 हेक्टेयर, बस यही फ़र्क है। आउटसाइड द रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ट्री कवर इंक्लूड करता है ट्री इन ऑल फॉर्मेशन इंक्लूडिंग लीनियर, ब्लॉक एंड स्कैटर्ड एरे। TOF क्या होता है, ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट रिफर टू ऑल ट्रीज ग्रोइंग आउटसाइड रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पैच साइज। मतलब जो भी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया के बाहर ट्रीज़ हैं वो सारे ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट हैं। पैच 1 हेक्टेयर का या उससे ज़्यादा का आरएफए और ट्री कवर के बाहर हो सकता है। 1 हेक्टेयर या उससे ज़्यादा का पैच जो है आरएफए और ट्री कवर के बाहर हो सकता है, और दोनों TOF ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट को कंस्टिट्यूट करते हैं। अब ओवरऑल में जो पढ़ा वो देख लेते हैं। फॉरेस्ट कवर क्या, ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा, एरिया 1 हेक्टेयर से ज़्यादा, ये फॉरेस्ट कवर। ट्री कवर में क्या है, ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से कम, एरिया 1 हेक्टेयर से वही हमने कहा नहीं, जो फॉरेस्ट में ज़्यादा है वो ट्री कवर में कम है। फॉरेस्ट एरिया क्या है, लीगल स्टेटस, जो लैंड एज पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड है वो फॉरेस्ट एरिया है। फॉरेस्ट कवर क्या है, ट्री होनी चाहिए किसी भी ज़मीन पे, वो फॉरेस्ट कवर में आ जाए। प्रेजेंस ऑफ ट्रीज ओवर एक फैक्ट हमें मिला जो आपको जान लेना चाहिए, जिसका जिक्र हुआ था IFSR 2021 रिपोर्ट में, जिसकी मदद ली गई। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC इसरो का है, कहाँ पे बेस्ड है फ्रेंड, ये पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में। मैं तो फॉलोइंग अहमदाबाद में। 17 स्टेट UT हैं जहाँ पे 33% से ज़्यादा जोग्राफिकल एरिया फॉरेस्ट कवर के अंडर आ चुका है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 19 एनविसाज करती गोल ऑफ अचीविंग 93% ऑफ जोग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री अंडर फॉरेस्ट एंड ट्री कवर होना चाहिए। 17 कितने स्टेट, 33% से ऊपर 17। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए, हाँ, पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक सबसे ज़्यादा कहाँ है, पर हेक्टेयर की बात कर रहे हैं। वैसे कार्बन स्टॉक तो आपने पढ़ा है, सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा बताइए कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। लेकिन पर हेक्टेयर कार्बन स्टॉक की बात करें तो जम्मू कश्मीर। मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉरेस्ट फायर डिटेक्शंस, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट फायर गढ़चिरौली महाराष्ट्र में देखी जाती है। नेशनल एक्शन प्लान ऑन फॉरेस्ट फायर 2018 में फॉरेस्ट फायर को कम करने के लिए नेशनल एक्शन प्लान लाया गया था। सबसे ज़्यादा नॉन फॉरेस्ट एरिया 76.87% है, ओपन फॉरेस्ट 9.34 है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट 9.33% है, थोड़ा ही सा कम है, वेरी डेंस। ठीक है, नॉन फॉरेस्ट, ओपन, मॉडरेटली, फिर वेरी, फिर स्क्रब आ जाता है। इंडिया जो है पार्टी है, मेंबर है TX2 एग्रीमेंट, जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है,
13 कंट्रियों का समूह है। 2022 तक इसे डबल करनी थी टाइगर की पॉपुलेशन। अब देखिए एक नया इंडेक्स है जो 2021 के उसमें यूज़ हुआ है, IFSR, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो भी है, ISFR, ग्रिड वेजिटेशन चेंज इंडेक्स, इसका यूज़ किया गया है फॉरेस्ट चेंजेस को देखने के लिए। ठीक है, पंचमणि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने COP26 जो कि ग्लासगो UK में हुई थी उसमें अडॉप्ट किया था। क्या था, इंडिया के 5 एलिमेंट थे, इंडिया के क्लाइमेट एक्शन में लाने के लिए 5 एलिमेंट थे। इन्होंने कहा था भैया 2030 तक हम 500 गीगावाट नॉन फॉसिल एनर्जी अचीव कर लेंगे। 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से हम लोग अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करेंगे। और जो हम लोग टोटल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन जो है उसको 1 बिलियन टन से रिड्यूस करेंगे 2030 तक। प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन मतलब इतना 2030 तक होगा, उसे कम करना है हमारा लक्ष्य है। इतना तो होगा लेकिन हमें कम करना लक्ष्य है। कार्बन इंटेंसिटी इकोनॉमी की जो है 2030 तक 45% कम कर देनी है। किसके, 2005 के स्तर से 2030 तक कार्बन इंटेंसिटी जो इकोनॉमी की है, इकोनॉमी की जो कार्बन इंटेंसिटी है उसमें 45% घटाना है और नेट ज़ीरो एमिशन 2070 तक अचीव करना है। टॉप 10 कंट्रीज फॉरेस्ट एरिया, पहले नंबर पे रशिया एरिया वाइज सूरीनाम जो है वो 98% के साथ परसेंटेज वाइज सबसे नंबर 1 है। इंडिया 10वें नंबर पे दोनों एरिया और परसेंटेज दोनों में वर्ल्ड में। वॉल्यूम ऑफ फॉरेस्ट ग्रोइंग स्टॉक, वॉल्यूम के हिसाब से फॉरेस्ट जो ग्रो हो रहा है सबसे ज़्यादा वो ब्राज़ील में हो रहा है। एवरेज एनुअल नेट गेन फॉरेस्ट एरिया में, नेट गेन जो हर साल हो रहा है वो चाइना बहुत तेज़ी से हो रहा है। नया इनिशिएटिव IFSR 2021 के मुताबिक क्या है, टाइगर रिजर्व कॉरिडोर लायन कंजर्वेशन एरिया ऑफ इंडिया गेट फॉरेस्ट होम ऑफ एशियाटिक लायन में फॉरेस्ट कवर का असेसमेंट। ठीक है फ्रेंड, ये रहा आपका आगे। अब देखिए, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कुछ सेलियंट फीचर्स हम लोग इंडिया के INDC इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन का देख लेंगे। INDC ये हर एक देश ने अपना बनाया था कि भैया हम क्या क्या, तो पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था ना वो लीगली बाइंडिंग था, इंटरनेशनल ट्रीटी था, क्लाइमेट चेंज में था, अडॉप्ट किया गया था COP21 में। और पेरिस में 12 दिसंबर 2015 को क्या था, गोल क्या था, लिमिट करेंगे ग्लोबल वार्मिंग को, 2 बिलो डिग्री से नीचे टेम्परेचर ले जाना है। प्रीफर ये करेंगे कि अगर हो सके तो 1.5 डिग्री से नीचे प्री इंडस्ट्रियल शीट्स के कंपेयर में। जो प्री इंडस्ट्रियल शीट है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से पहले वाला जो एरा, उसके 1.5 डिग्री से नीचे ले जाना। ओफो, प्री इंडस्ट्रियल शीट के 1.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे। ओफो। अब देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है, 40% क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रिक पावर देश ने, हमारे भारत ने बोला कि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से 2030 तक करेंगे। किसके हेल्प से, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, लो कॉस्ट इंटरनेशनल फाइनेंस इंक्लूडिंग ग्रीन क्लाइमेट फंड GFC के द्वारा। एमिशन इंटेंसिटी को रिड्यूस करेंगे, GDP 33 से 35% तक 2005 के लेवल को देखते हुए 2005 के लेवल के कंपैरिजन में 2030 तक 33 से 35% तक हम लोग कार्बन एमिशन की इंटेंसिटी को GDP के हिसाब से कम करेंगे। मतलब नहीं समझे, जो एमिशन हो रहा है GDP में उसका जो 2030 तक हम लोग 2005 के लेवल से 33 से 35% तक एमिशन को कम करेंगे। गजब। कार्बन सिंक क्रिएट करेंगे एडिशनल 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट थ्रू एडिशनल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर लगा के 2030 तक खूब ट्री और फॉरेस्ट कवर बढ़ाएंगे। फिर हम लोग 2.5 से 3 बिलियन टन ऑफ CO2 को कार्बन सिंक कर पाएंगे।
दूसरा पॉइंट क्या था, 33% जोग्राफिकल एरिया कंट्री का फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर, इसका भी टारगेट था। स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया @75, जो कि नीति आयोग के द्वारा 2018 में ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी। अब हम लोग सिर्फ एक चीज़ देखेंगे, वो है उत्तर प्रदेश, हमारा उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश की फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट FSR 2021 17 नंबर की रिपोर्ट है। 19 से 21 तक का डेटा। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर उत्तर प्रदेश में 2,22,238.89 स्क्वायर किलोमीटर। कितना? 2,22,000। 2 लाख से ऊपर 25,000 से कम, मतलब 2.25 लाख से कम 2,22,238.89 स्क्वायर किलोमीटर। और यूपी के एरिया का कितना? 9.23। यूपी के एरिया का कितना? 9.23। यूपी के एरिया का कितना ज्योग्राफिकल एरिया का फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर उत्तर प्रदेश का? 9.23। वन दरोगा वाले ध्यान दे लो, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है। फॉरेस्ट कवर उत्तर प्रदेश में एक नहीं 2 आ सकते हैं, 3। उत्तर प्रदेश में जो आप केवल फॉरेस्ट कवर देखेंगे तो भैया 14,000। यार ये तो कुछ गड़बड़ लिख दिया इसने, या उसमें 1-2 ज़्यादा हो गया है। हाँ, ये आप लोग ये चेक कर लेंगे, इसको देख लीजिएगा। 14,817.89 स्क्वायर किलोमीटर, 6.15% ऑफ यूपी का एरिया है, और 12.24 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा सॉरी, ये जो है आपका गलत लिख दिया, ये फॉरेस्ट कवर नहीं है दोस्त, ऊपर वाला डेटा सही है, ये ट्री कवर है। इसको काट के, ये ट्री है, ट्री कवर है। कौन सा कवर है? ये फॉरेस्ट कवर नहीं है उत्तर प्रदेश का, ट्री कवर है। 14,817 नहीं, 1 मिनट, कुछ गड़बड़ है, इसको चेक कर लीजिएगा डेटा। ये मुझे लग रहा है कुछ डेटा, क्योंकि 6.15% जो है वो तो फॉरेस्ट ही कवर होगा। और चलिए इसको देख लीजिएगा, मैं फिर से एडिट करके, आप लोग देख के कमेंट में करके बताइएगा, फिर मैं एडिट करके बाद में दे दूंगा पिन करके। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है सोनभद्र में है, परसेंटेज टोटल और परसेंटेज वाइज दोनों। लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर जो है वो सोनभद्र में है, टोटल और परसेंटेज वाइज। कहाँ है सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर यूपी में? सोनभद्र में। ठीक है फ्रेंड। अब ये रहा लास्ट, स्मॉलेस्ट फॉरेस्ट कवर भदोई में है, परसेंटेज और एरिया वाइज दोनों। मैक्सिमम गेन फॉरेस्ट कवर में कहाँ हुआ है? आप देखेंगे कि एकदम यूपी का वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न एज, सहारनपुर में। मैक्सिमम लॉस फॉरेस्ट कवर में सोनभद्र में। लो जी, सबसे ज़्यादा भी है और लॉस भी सबसे ज़्यादा सोनभद्र में ही हो रहा है। लार्जेस्ट वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है सबसे VDF, वो खीरी में। लार्जेस्ट ओपन फॉरेस्ट कह लीजिए या मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, वो सोनभद्र में है। सबसे ज़्यादा स्क्रब झाड़ियाँ आगरा में हैं। भाई झाड़ियाँ ही होंगी, फॉरेस्ट कहाँ से? ताजमहल बनाने में फॉरेस्ट तो कट ही बट गया होगा। तो IFSR 2021 यूपी, ऐसे याद करने के लिए, एग्जैक्ट नहीं पता तो ऐसे कैसे याद करो भाई? ताजमहल है, वहाँ पे झाड़ियाँ ही हो सकती हैं, फॉरेस्ट कहाँ ज़्यादा होगा, इतने बड़े एरिया में बना है। बस ऐसे याद कर लीजिए, ट्रिक। और बाकी हर चीज़ का फैक्ट से लेना देना नहीं होता। IFSR 2021 यूपी फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, मॉडरेटली फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट, इस तरह से। सबसे ज़्यादा ओपन फॉरेस्ट है यूपी में, फिर मॉडरेटली, फिर वेरी है। फॉरेस्ट टाइप यूपी में 29 हैं, चैंपियन एंड सेट क्लासिफिकेशन के मुताबिक 1968। लार्जेस्ट नॉर्दर्न ड्राई मिक्स डेसिडुअस फॉरेस्ट में है। ठीक है। लार्जेस्ट यूपी में किस तरह का फॉरेस्ट है? नॉर्दर्न, एक तो नॉर्थ में है यूपी। ड्राई, बिल्कुल ज़्यादा बारिश लिमिटेड टाइम होती है, बाकी टाइम ड्राई रहता है। मिक्स्ड है डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है, मिक्स्ड है डेसिडुअस फॉरेस्ट। ठीक है। 32.92 ऑफ फॉरेस्ट कवर यूपी में फॉरेस्ट फायर के लिए प्रोन है। ट्री कवर यूपी में 7421 स्क्वायर किलोमीटर, 6.15% आपका फॉरेस्ट। देखिए इसको अभी मैं बता देता हूँ। देखिए 6.15% आपका वो फॉरेस्ट कवर है यूपी का।
एरिया आपसे पूछेगा भी नहीं, उसको इतना परेशान भी ना होइए। ट्री कवर जो है यूपी का वो 3.08% है और 79% इंक्रीज हुआ है, 7421 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद जो है हिल डिस्ट्रिक्ट यूपी में 0 है, ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट 1 है। वो कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जोग्राफिकल एरिया यूपी का 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर। ये हर यूपी वाले लड़के को वैसे ही याद होना चाहिए, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, लड़के लड़कियां सभी। जोग्राफिकल कोऑर्डिनेट क्या है, लैटिट्यूड 23 डिग्री 52 मिनट नॉर्थ से 31 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ। लॉन्गिट्यूड क्या है, 77 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से 84 डिग्री 39 मिनट ईस्ट। ठीक है। 23, 31, 77, 84। ट्राइबल पॉपुलेशन यूपी 0.54% है सेंसस 2011 के मुताबिक। 21 का आया नहीं अभी तक, हुआ नहीं। एवरेज पॉपुलेशन डेंसिटी 829 पर स्क्वायर किलोमीटर। लाइव स्टॉक पॉपुलेशन 19 लाइव स्टॉक सेंसस के मुताबिक 68.71 मिलियन है। और नेट एरिया सोन यूपी में 16,542, मतलब परसेंटेज इसका याद रखना ज़्यादा ज़रूरी है, 68.45, 68.45% नेट सोन एरिया है। फ्रेंड आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। और वो जो एक एरर है मैं उसको करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा। फ्रेंड आई होप यू ऑल एंजॉयड द सेशन। थैंक यू।